Hello students, today we start the chapter molecular basis of inheritance और molecular basis of inheritance पढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे जैसे हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वैसे वैसे आपको एनसीईआरटी भी साथ के साथ में क्या करते रहना है, रीड करते रहना है, क्योंकि जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं वो कहाँ से देखने को मिलते हैं, एनसीईआरटी से देखने को मिलते हैं। तो एनसीईआरटी क्या हो जाती है सिलेक्शन के लिए, मस्ट हो जाती है। अगर आपको बहुत अच्छी रैंक लेके आनी है तो उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात यह आती है कि जैसे जैसे हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ते चले जाएंगे तो एनसीईआरटी के अंदर वो चीजें कवर अप नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर जो चीजें दे रखी है वो इधर उधर दे रखी है, आगे पीछे दे रखी है। जैसे जैसे हम स्टार्टिंग में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वो सारे पॉइंट्स, वो सारे टॉपिक्स, वो सारी चीजें क्या होती चली जाएंगी, क्लियर होती चली जाएंगी। अब इस चैप्टर के बारे में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लिए हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। इसमें हमें 7 to 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि इसी एक चैप्टर से हमें 7 से 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में और उनसे रिलेटेड प्रोसेस के बारे में। अब बात ये आती है कि सर उनसे रिलेटेड प्रोसेस से आपका मतलब क्या है? तो उनसे रिलेटेड प्रोसेस से मेरा मतलब है कि इसके हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे रेप्लिकेशन के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले भी हम कुछ चीजें पढ़ते हैं, क्या? न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। अब बात यह आती है कि सर ये न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स कुछ नहीं बल्कि डीएनए और आरएनए ही होते हैं। हम डीएनए और आरएनए को ही क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड, ये जो डीएनए और आरएनए होते हैं कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, और इसके बाद हम पढ़ेंगे इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, कहां कहां प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोट्स के अंदर हम देखते हैं और हमने क्या ली, एक यूकैरियोटिक सेल। ये क्या है? यूकैरियोटिक सेल। और इसी यूकैरियोटिक सेल में क्या साइटोप्लाज्म हमें देखने को मिलता है? बिल्कुल देखने को मिलता है। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम बात करते हैं किसकी? न्यूक्लियस की। क्या न्यूक्लियस के अंदर क्या डीएनए प्रेजेंट होता है? बिल्कुल प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेलिस की, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी हमें डीएनए देखने को मिलता है। तो सेल के अंदर हमें 3 लोकेशन देखने को मिलती है जहां पे डीएनए प्रेजेंट होता है। तो सेल के अंदर डीएनए की कितनी लोकेशन होती है? 3 लोकेशन होती है। कौन कौन सी? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और कौन सी? क्लोरोप्लास्ट। हम बात करते हैं किसकी? क्या न्यूक्लियस के अंदर क्या डीएनए प्रेजेंट होता है? बिल्कुल होता है। बट एक बात याद रखना, जो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है वो अमाउंट में भी ज्यादा होता है और उसकी परसेंटेज भी क्या होती है? ज्यादा होती है। बट जो डीएनए क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें देखने को मिलता है उसकी अमाउंट भी कम होती है, वो छोटा होता है और उसकी परसेंटेज भी क्या होती है? कम होती है। मतलब जो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर डीएनए बोलते हैं और मेन डीएनए बोलते हैं। मतलब जो डीएनए हमें न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलता है उसे हमें न्यूक्लियर डीएनए बोलते हैं और मेन डीएनए बोलते हैं। बट बात करते हैं किसकी? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की। तो यहां पर जो डीएनए प्रेजेंट होता है तो उसे हम बोलते हैं क्या? साइटोप्लाज्मिक डीएनए। और इसी डीएनए को हमें एक और नाम देते हैं क्या? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। मुझे एक बात बताना, क्या ये डीएनए क्या इस न्यूक्लियर डीएनए के अलावा है? बिल्कुल। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर
एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मतलब ये डीएनए न्यूक्लियर डीएनए के क्या है, अलावा है, इसी कारण हमने इसको नाम क्या दिया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। बट एक चीज याद रखना, जो डीएनए हमें न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलता है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड तो होता है बट कैसा होता है, लीनियर डीएनए होता है। लीनियर डीएनए से मेरा मतलब है कि यहाँ पे हमें फ्री एंड्स देखने को मिलते हैं। बट बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक डीएनए की, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए की, तो ये कैसे होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं और कैसे होते हैं, सर्कुलर डीएनए होते हैं। इनके अंदर हमें कोई भी फ्री एंड्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये सारी बातें किसकी रिगार्डिंग थी, यूकैरियोट्स के डीएनए के बारे में थी। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, आरएनए के बारे में। तो मुझे एक बात बताना कि जो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है क्या उससे आरएनए का फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल होगा। क्या माइटोकॉन्ड्रिया वाले डीएनए से क्या आरएनए का फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल होगा। क्लोरोप्लास्ट वाले डीएनए से भी किसका फॉर्मेशन होगा, आरएनए का फॉर्मेशन होगा। और कुछ आरएनए की फॉर्म्स हमें साइटोप्लाज्म के अंदर भी देखने को मिलती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सेल के अंदर जो आरएनए होता है वो हमें चार जगह देखने को मिलता है। कहां पे, न्यूक्लियस के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म के अंदर। यहां पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि डीएनए और आरएनए में से मोर स्कैटर फॉर्म के अंदर कौन होता है। तो मुझे बताना, क्या डीएनए तीन जगह प्रेजेंट था सेल के अंदर, बिल्कुल था। बट आरएनए क्या सेल के अंदर चार जगह प्रेजेंट है, बिल्कुल है। तो हम बोल सकते हैं आरएनए जो होता है वो मोर स्कैटर्ड फॉर्म में होता है एज कंपेयर टू डीएनए। क्यों होता है, क्योंकि आरएनए जो होता है वो ज्यादा जगह हमें देखने को मिलता है। तो ये बातें हमने किसकी की, डीएनए एंड आरएनए की किसके अंदर की, यूकैरियोटिक सेल के अंदर की। अब हम बात करते हैं किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। हमने क्या की, एक प्रोकैरियोटिक सेल ली। इसी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, बिल्कुल प्रेजेंट होगा। बट एक बात याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, डायरेक्टली क्या होता है, डीएनए। और वो डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें कोई न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता। जो डीएनए होता है वो डायरेक्टली क्या साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, बिल्कुल होता है। क्या इसी डीएनए से क्या आरएनए का फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल होगा। और इसी आरएनए से फॉर्मेशन होगा किसका, प्रोटीन का। मतलब ये कि डीएनए से जब आरएनए का फॉर्मेशन होगा और आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, ये जितनी भी प्रोसेस होगी क्या ये सारी की सारी साइटोप्लाज्म के अंदर चलेगी, बिल्कुल चलेगी। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये सारी की सारी जो प्रोसेस होगी क्या ये एक ही कंपार्टमेंट के अंदर चलेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है। उनके अंदर जितनी भी प्रोसेस होती है, जैसे कि मैं बोलूं ट्रांसक्रिप्शन, जैसे कि मैं बोलूं ट्रांसलेशन, वो सारी की सारी प्रोसेस क्या एक ही कंपार्टमेंट साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, बिल्कुल होती है। तो ये बात हमने की कि डीएनए एंड आरएनए कहां-कहां प्रेजेंट होते हैं। अब हम पढ़ते हैं इन्हीं न्यूक्लिक एसिड के डिस्कवरी के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, न्यूक्लिक एसिड। और इन्हीं न्यूक्लिक एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, डीएनए एंड आरएनए। बात आती है कि सर फर्स्ट टाइम न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किन्होंने की। तो फर्स्ट टाइम जो क्रेडिट जाता है न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी के लिए वो जाता है किसको, एफ मिचर को। और कब की इन्होंने, 1869 के अंदर की। और किसके अंदर की, एक पस सेल के अंदर की। अब बात आती है कि सर ये पस सेल क्या होता है। मुझे एक बात बताना कि जब हमारे यहाँ पे चोट लग जाती है या फिर कहीं पे भी चोट लग जाती है तो वहां पे एक पस का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। और उसी पस के अंदर इन्होंने एक डेंस मटेरियल को, एक डेंस कंपाउंड को देखा और उसी डेंस मटेरियल को, उसी डेंस कंपाउंड को इन्होंने क्या बोला, न्यूक्लिक एसिड बोला। मुझे एक बात बता, ये मैंने बनाई क्या, पस है। और इसी पस सेल के अंदर क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, बिल्कुल होगा।
और इसी न्यूक्लियस के अंदर इन्होंने एक डेंस कंपाउंड को देखा, एक डेंस मटेरियल को देखा, और इसी डेंस मटेरियल को इन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लियन नाम दिया। अब बात ये आती है कि सर इन्होंने न्यूक्लियन नाम क्यों दिया? क्योंकि ये जो डेंस मटेरियल था, क्या ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था? बिल्कुल, ये डेंस मटेरियल, ये डेंस कंपाउंड एक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था, इसी कारण इन्होंने क्या नाम दिया? इसको न्यूक्लियन नाम दिया। तो याद रखना, दोनों चीजें अलग अलग है कि फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने की थी? एफ मिसर ने की थी। कब की थी? 1869 के अंदर की थी। किसके अंदर की थी? पसेल के अंदर की थी। और उन्होंने एक टर्म दी थी, क्या? न्यूक्लियन। क्या टर्म दी थी उन्होंने? न्यूक्लियन टर्म दी थी। अब बात ये आती है कि सर ये न्यूक्लिक एसिड जो टर्म है ये किन्होंने दी? तो इसके बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं, कौन से? एल्टमान। और इन्हीं एल्टमान ने इसी डेंस मटेरियल के ऊपर, इसी डेंस मटेरियल के ऊपर क्या की? केमिकल एनालिसिस की। और इनको पता चला कि ये जो डेंस कंपाउंड है, ये जो डेंस मटेरियल है, ये क्या एसिडिक नेचर शो करता है? क्या ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है? बिल्कुल करता है। तब इन्होंने केमिकल एनालिसिस की, तो इन्होंने इसको क्या नाम दिया? न्यूक्लिक एसिड दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये जो डेंस मटेरियल था, ये कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा था? एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा था। तो दोनों चीजें अलग अलग है। बताइए, क्या न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी का क्रेडिट क्या एफ मिस्टर को जाता है? बिल्कुल जाता है। जो टर्म थी न्यूक्लियन, वो किन्होंने दी थी? एफ मिस्टर ने दी थी। बट अगर हम बात करते हैं किसकी? न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लिक एसिड की का टर्म किन्होंने दी? एल्टमान ने दी। यहाँ पे क्वेश्चन भी आस्क हो चुका है कि न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी का क्रेडिट किन्हें जाता है? एफ मिस्टर को जाता है। तो ये बात हमने किसकी की? न्यूक्लिक एसिड के डिस्कवरी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ये जो डीएनए एंड आरएनए होते हैं, किस किस चीज के बने हुए होते हैं? ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? डीएनए एंड आरएनए की। बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की। ये जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ये बने होते हैं किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के। इस चीज को इस तरीके से समझो कि अगर हम बात करते हैं किसकी? प्रोटीन की, तो प्रोटीन होता है वो किसका बना हुआ होता है? अमाइनो एसिड्स का बना होता है। वैसे मैं बोल सकता हूं कि ये जितने भी न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ये किसके बने हुए होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं। अब बात आती है कि सर ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर हमें तीन कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। इनके अंदर हमें तीन कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन फॉस्फेट ग्रुप, फिर आता है क्या? पेंटोज शुगर, फिर आता है क्या? नाइट्रोजन बेस। मतलब इन तीनों कंपोनेंट्स को जब आपस के अंदर हम जोड़ देते हैं, जब आपस के अंदर इनको अटैच कर देते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं, तब फॉर्मेशन होता है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है। क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है या फिर शुगर प्रेजेंट होती है, तो इसका जो आंसर जाता है वो जाता है क्या? पेंटोज शुगर। क्यों जाता है? क्यों? ग्लूकोज भी क्या है? शुगर। फ्रुक्टोज भी क्या है? शुगर। सुक्रोज भी क्या है? शुगर। बट अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की, तो मोर एप्रोप्रिएट या फिर मैं बोलूं मोर एक्यूरेसी के साथ बोलूं तो आंसर क्या जाएगा? पेंटोज शुगर जाएगा। तो ये बात किसकी थी? न्यूक्लियोटाइड्स की थी। क्या इसके अंदर तीन कंपोनेंट्स आते हैं? बिल्कुल आते हैं। फॉस्फेट आता है, पेंटोज शुगर आता है, और क्या आता है? नाइट्रोजन बेस आता है। इसी से एक मिलती जुलती टर्म आती है क्या? न्यूक्लियोसाइड। इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन बेस होता है, और क्या होता है? पेंटोज शुगर होता है। इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ एक माइनर सा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कि इनके अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। जिसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता उसे हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, और जिसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अब बात करते हैं किसकी? न्यूक्लियोटाइड की। ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसे हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप।
क्या ये न्यूक्लियोसाइड जो होता है क्या वो नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर का बना हुआ होता है? बिल्कुल बना होता है। तो ये क्या है? नाइट्रोजन बेस, और ये क्या है? पेंटोज शुगर। ये जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ये दो टाइप्स के नाइट्रोजन बेस में देखने को मिलते हैं। एक क्या होते हैं? पाइरिमिडाइन नाइट्रोजन बेस, एक होते हैं दूसरे क्या होते हैं? प्यूरिन नाइट्रोजन बेस। पाइरिमिडाइन नाइट्रोजन बेस के अंदर एग्जांपल आती है क्या? साइटोसिन, थाइमिन और क्या आते हैं? यूरासिल। अगर हम बात करते हैं प्यूरिन नाइट्रोजन बेस की तो इसमें आते हैं क्या? एडेनाइन और गुआनिन। तो इन्हीं नाइट्रोजन बेस के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे। तो अभी हमने समझा कि न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर तीन कंपोनेंट्स आते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और क्या आते हैं? नाइट्रोजन बेस आते हैं। बट अगर मैं बात करता हूं न्यूक्लियोसाइड की तो यहां पे आते हैं क्या? शुगर, या फिर मैं बोलूं पेंटोज शुगर, या फिर क्या आते हैं? नाइट्रोजन बेस आते हैं। इनके अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक बार फिर से न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की। अच्छा मुझे एक बात बताना, क्या न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या तीन कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं? बिल्कुल देखने को मिलते हैं। बीच में क्या आती है? पेंटोज शुगर, उससे जुड़ता है क्या? नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, और फिर क्या आती है? फॉस्फेट ग्रुप आता है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि बीच के अंदर क्या हमें पेंटोज शुगर देखने को मिलती है? बिल्कुल। उसकी एक तरफ हमें देखने को मिलता है क्या? नाइट्रोजन बेस, और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है क्या? फॉस्फेट। और जब इन तीनों के अंदर हम बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो बनता है क्या? न्यूक्लियोटाइड। जब हमें इन तीनों को अटैच कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो बनता है क्या? बनता है क्या? न्यूक्लियोटाइड। अब जैसे कि मैं इस फॉस्फेट ग्रुप को हटा दूं, मुझे एक बात बता, अगर मैं इस फॉस्फेट ग्रुप को हटा दूं तो पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, क्या हम उसे न्यूक्लियोसाइड बोल देंगे? बिल्कुल बोल देंगे। क्या न्यूक्लियोसाइड में क्या फॉस्फेट ग्रुप आता है? नहीं आता है। जब फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। तो मुझे एक बात बताना, क्या ये एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो गया? बिल्कुल हो गया। क्या ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है? बिल्कुल है। क्या ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है? बिल्कुल है। मतलब ये न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो गया, ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो गया, ये तीसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो गया। क्या पहले वाले न्यूक्लियोटाइड को क्या हमें दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड से क्या जोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा। तो पहले वाला न्यूक्लियोटाइड दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है तो बॉन्ड बनता है किस किस के बीच में? शुगर और फॉस्फेट के बीच में। तो मुझे एक बात बताना, जैसे ही शुगर और फॉस्फेट के बीच में यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया तो क्या पहले वाला न्यूक्लियोटाइड क्या दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड से क्या अटैच हो गया? बिल्कुल हो गया। ऐसे ही दूसरे वाला न्यूक्लियोटाइड क्या तीसरे वाले न्यूक्लियोटाइड से अटैच हो जाएगा? बिल्कुल। तो दूसरे वाला न्यूक्लियोटाइड तीसरे वाले न्यूक्लियोटाइड से क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ तीन न्यूक्लियोटाइड जोड़ के बताए हैं, ऐसे ही इधर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाते हैं और ऐसे ही नीचे की तरफ बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हुए चले जाते हैं। तो मुझे एक बात बताना, ऊपर लाखों की संख्या में न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाएंगे, ऐसे ही नीचे लाखों की संख्या में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो जुड़ते हुए चले जाएंगे। क्या ऐसे ही लंबी लंबी चेन्स का फॉर्मेशन होता चला जाएगा? बिल्कुल होता चला जाएगा। और ऐसे ही बड़ी बड़ी लंबी लंबी चेन्स को ही हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं, डीएनए एंड आरएनए बोलते हैं। तो मुझे एक बात बताना, डीएनए या फिर जो आरएनए होते हैं ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं या बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे चेन्स का बहुत बड़ी बड़ी चेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। बिल्कुल हुआ है। तो जो डीएनए एंड आरएनए होते हैं वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। इसी कारण एनसीईआरटी बोलती है डीएनए एंड आरएनए आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये कैसे होते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इनके अंदर जो मोनोमर जो यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड होती है। एक बात बताऊंगा, क्या प्रोटीन अमीनो एसिड्स के बने हुए होते हैं?
क्या प्रोटीन के अंदर क्या अमाइनो एसिड जो होते हैं क्या वो एक मोनोमर यूनिट होती है? बिल्कुल होती है। वैसे ही डीएनए एंड आरएनए, वैसे ही न्यूक्लिक एसिड्स किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के बने हुए होते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि डीएनए एंड आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो यूनिट होती है, जो मोनोमर यूनिट होती है, वो क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड होती है। कई बार मैंने देखा है एग्जाम्स वगैरह में कि एक स्टेटमेंट आती है कि जो डीएनए और आरएनए होते हैं वो एसिडिक प्रॉपर्टी को करते हैं। तो मैंने लिख रखा है डीएनए एंड आरएनए आर एसिडिक इन नेचर। बट एक बात याद रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि डीएनए एंड आरएनए सिर्फ और सिर्फ एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। उनके अंदर हमें बेसिक प्रॉपर्टी भी देखने को मिलती है और एसिडिक प्रॉपर्टी भी देखने को मिलती है। एसिडिक जो नेचर आता है वो फॉस्फेट ग्रुप के कारण आता है, और जो बेसिक नेचर जो आता है वो आता है किसके? नाइट्रोजन बेस के कारण। क्या फॉस्फेट ग्रुप है? क्या इसके कारण क्या हमें एसिडिक नेचर देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या नाइट्रोजन बेस के कारण क्या हमें बेसिक नेचर देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा। डीएनए एंड आरएनए में दोनों नेचर हमें देखने को मिलते हैं, बट एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होती है? यहाँ पे ज्यादा शो होती है। तो हम बोल देते हैं कि जो डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। वो एसिडिक प्रॉपर्टी क्या करते हैं? शो करते हैं। तो डीएनए एंड आरएनए आर एसिडिक इन नेचर, किसके कारण? फॉस्फेट ग्रुप के कारण। तो ये चीज याद रखना कि डीएनए एंड आरएनए के अंदर दोनों प्रॉपर्टी होती है, एसिडिक भी होती है और बेसिक भी होती है, बट एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाती है, इसी कारण ये एसिडिक नेचर के होते हैं। तो मुझे एक बात बताना, क्या न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या 3 कंपोनेंट होते हैं? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और क्या होते हैं? फॉस्फेट ग्रुप। हम बात करते हैं डीएनए और आरएनए की, इनके अंदर सेम हमें पेंटोज शुगर देखने को मिलेंगे, फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलेंगे और क्या मिलेंगे? नाइट्रोजन बेस देखने को मिलेंगे। अब इसी न्यूक्लियोटाइड्स के तीनों कंपोनेंट्स के हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? नाइट्रोजन बेस की। ये क्या लिए? नाइट्रोजन बेस लिए। और मैंने आपको बताया है कि ये जो नाइट्रोजन बेस होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पायरीमिथाइन भी होते हैं और ये क्या होते हैं? प्यूरीन भी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? पायरीमिथाइन की। ये जो पायरीमिथाइन होते हैं ये कैसे होते हैं? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब इनके स्ट्रक्चर के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल रिंग ही देखने को मिलती है। और ये जो सिंगल रिंग होती है वो कैसी होती है? हेटेरोसाइक्लिक होती है। अब बात क्या आती है कि सर ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग कैसी होती है? जब भी किसी रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कभी कोई दूसरा एटम आ जाता है तो उसी रिंग को हम क्या बोलते हैं? हेटेरोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं। तो ये रिंग क्या है? पायरीमिथाइन रिंग। ये रिंग कौन सी है? पायरीमिथाइन रिंग है। और हमें पता है कि जब भी रिंग आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि हम इसकी क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। तो हम इसकी क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। तो जो नंबरिंग होती है वो कैसी होती है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर होती है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर होती है। मतलब पायरीमिथाइन रिंग के अंदर जब हम नंबरिंग करेंगे तो वो किस डायरेक्शन में करेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर करेंगे। तो जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है और थर्ड पोजीशन पे हमें नाइट्रोजन देखने को मिलता है। तो 2-3 चीजें याद रखनी है पायरीमिथाइन रिंग के अंदर कि ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक होते हैं और इनके अंदर हम जब नंबरिंग करते हैं तो वो कौन सी डायरेक्शन में करते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर करते हैं। और जो नाइट्रोजन की जो पोजीशन होती है वो कितने पे आती है? थर्ड पे आती है। और कितने पे आती है? फर्स्ट पे आती है। इसके एग्जांपल्स की हम बात करते हैं तो इसमें आते हैं क्या? साइटोसिन, यूरासिल और क्या आएंगे? थायमिन। बात ये आती है कि सर इन्हीं एग्जांपल्स को हमने पायरीमिथाइन के अंदर क्यों काउंट किया? क्योंकि इनके स्ट्रक्चर के अंदर हमें पायरीमिथाइन रिंग देखने को मिलती है।
और ये जितने भी एग्जांपल्स हैं साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन, ये किसके बेस के ऊपर डिफरेंशिएट होते हैं? तो ये डिफरेंशिएट होते हैं फंक्शनल ग्रुप के बेस के ऊपर, जिसके अंदर अमाइन ग्रुप आ जाए और क्या आ जाए? कीटोनिक ग्रुप आ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? साइटोसिन बोलेंगे। अगर दोनों ही जगह हमें कीटोनिक ग्रुप देखने को मिल जाए तो उसे हम बोलेंगे क्या? यूरासिल। अब बात करते हैं किसकी? थायमिन की। तो थायमिन के अंदर कीटोनिक ग्रुप भी हमें देखने को मिलता है और फिफ्थ पोजीशन के ऊपर हमें मिथाइल ग्रुप भी देखने को मिलता है। अब मुझे एक बात बताना, क्या फिफ्थ पोजीशन पे जो मिथाइल है अगर मैं उसे छुपा लूं, क्या ये स्ट्रक्चर बिल्कुल यूरासिल के जैसा है? अब मुझे एक बात बताना, फिफ्थ पोजीशन के ऊपर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, क्या ये स्ट्रक्चर क्या बिल्कुल यूरासिल के जैसा है? बिल्कुल भी। और फिफ्थ पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? मिथाइल। तो हम थायमिन को एक और नाम लिख सकते हैं कि फिफ्थ पोजीशन के ऊपर मिथाइल प्रेजेंट होता है और उस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? यूरासिल बोलते हैं। एनसीईआरटी ने भी ये बोल रखा है, दिया हुआ है कि थायमिन का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है? 5 मिथाइल यूरासिल होता है। और एम्स में भी एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि दूसरा जो नाम होता है थायमिन का वो क्या होता है? 5 मिथाइल यूरासिल। तो ये बात हमने किसकी की? पायरिमिडाइन की और उसके एग्जांपल्स की। अब बात करते हैं किसकी? प्यूरिन की। ये जो प्यूरिन होते हैं वो कैसे होते हैं? डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं? डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। इनके स्ट्रक्चर के अंदर हमें 2 रिंग देखने को मिलती है और ये भी कैसे होते हैं? हेटेरोसाइक्लिक होते हैं। मतलब इनके रिंग्स के अंदर हमें कार्बन के अलावा एटम्स देखने को मिलते हैं। तो 2 रिंग्स होती है, एक रिंग को हम बोलते हैं क्या? पायरिमिडाइन। दूसरी ही रिंग को हम क्या बोलते हैं? इमिडाजोल रिंग बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे? अभी नंबरिंग करेंगे और पायरिमिडाइन रिंग के अंदर जो नंबरिंग होती है वो कैसे होती है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर होती है। बट बात करते हैं इमिडाजोल रिंग के अंदर, तो इसके अंदर जो नंबरिंग की जाती है वो की जाती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि प्यूरिन के अंदर 2 रिंग होती है, एक होती है पायरिमिडाइन और एक होती है क्या? इमिडाजोल। पायरिमिडाइन के अंदर जब हम नंबरिंग करते हैं तो करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और इमिडाजोल के अंदर जब नंबरिंग होती है वो होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। जैसे ही हमने नंबरिंग की तो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर हमें नाइट्रोजन देखने को मिला, थर्ड पोजीशन के अंदर नाइट्रोजन देखने को मिला, 7th और 9th पोजीशन के ऊपर हमें नाइट्रोजन देखने को मिलता है। और प्यूरिन के अंदर हम एग्जांपल करते हैं किसके? एडिनाइन के और किसके? गुआनिन के। डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। अगर यहाँ पे अमाइन ग्रुप प्रेजेंट हो उसे हम एडिनाइन बोलते हैं और कीटोनिक ग्रुप और अमाइन ग्रुप दोनों साथ में आ जाए तो उसे हम बोलते हैं क्या? गुआनिन। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है और याद रखनी है कि जब हम नंबरिंग करते हैं तो कौन सी डायरेक्शन में करते हैं और इनके एग्जांपल्स। मुझे एक बात बताना, हमने अभी पढ़ा न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में और न्यूक्लियोटाइड्स में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या बीच में, क्या मिडिल में, क्या हमेशा पेंटोज शुगर आता है? बिल्कुल आता है। क्या यहाँ पे नाइट्रोजन बेस आएगा? बिल्कुल आएगा। नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फिर क्या आएगा? फॉस्फेट ग्रुप। मतलब ये कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? बिल्कुल होगा। अब एक चीज याद रखना, अगर नाइट्रोजन बेस में पायरिमिडाइन आता है तो फर्स्ट पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है क्या ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा पेंटोज शुगर के साथ? बिल्कुल। अगर आपसे पूछ ले कि पायरिमिडाइन रिंग के अंदर कौन से वाला नाइट्रोजन पेंटोज शुगर के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर जो नाइट्रोजन होता है वही बॉन्ड का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। बट बात करते हैं किसकी? प्यूरिन की। तो प्यूरिन में आपको याद रखना है कि जो 9th पोजीशन के ऊपर जो नाइट्रोजन होता है वही बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है किसके साथ? है पेंटोज शुगर के साथ। तो जो चीजें थी नाइट्रोजन बेस के बारे में, पायरिमिडाइन और प्यूरिन के बारे में, ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या हमने नाइट्रोजन बेस पढ़ लिया? अब पढ़ते हैं किसके बारे में? पेंटोज शुगर के बारे में।
चलो पेंटोज शुगर से पहले एक और चीज पढ़ते हैं क्या कि आरएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन और क्या होते हैं, यूरासिल। बट डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन और क्या होते हैं, थाइमिन प्रेजेंट होते हैं। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजन बेस के बेसिस के ऊपर हम देखें तो आरएनए में भी 4 नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं और डीएनए में भी 4 नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं। बट डिफरेंस ये आता है कि आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है और डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट होता है। अच्छा मुझे एक बात बता, अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन बेस कितने होते हैं, 4। आरएनए में कितने होते हैं, 4। डीएनए में कितने होते हैं, 4। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि एक सेल के अंदर कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं, तो नाइट्रोजन बेस होते हैं कितने, 5। तो एक सेल में हमें 5 नाइट्रोजन बेस देखने को मिलते हैं, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। बट अगर डीएनए और आरएनए से आपके बारे में पूछे तो वहां पे हमें 4 ही नाइट्रोजन बेस देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं किसकी, पेंटोज शुगर की। और ये जो पेंटोज शुगर होती है ये भी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है राइबोज और एक होती है क्या, डीऑक्सीराइबोज। जो राइबोज शुगर होती है वो होती है कहां पे, आरएनए में, और डीऑक्सीराइबोज जो शुगर होती है वो कहां पे प्रेजेंट होती है, डीएनए के अंदर हमें देखने को मिलती है। जब भी हम राइबोज की बात करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे भी OH ग्रुप होता है, सेकंड पोजीशन पे भी OH ग्रुप होता है, थर्ड पोजीशन पे भी OH ग्रुप प्रेजेंट होता है और फिफ्थ पोजीशन पे भी हमें OH ग्रुप देखने को मिलता है। बट अगर हम बात करते हैं किसकी, डीऑक्सीराइबोज शुगर की, डी का मतलब होता है क्या, निकालना। हम किसको निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं। कौन सी पोजीशन पे निकाल रहे हैं, सेकंड पोजीशन पे निकाल रहे हैं। मतलब फर्स्ट पोजीशन पे भी OH ग्रुप होता है, सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, वहां पे लगा होता है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन। क्या थर्ड पोजीशन पे भी OH ग्रुप होता है और फिफ्थ पे भी OH ग्रुप हमें देखने को मिलता है। मतलब डीऑक्सीराइबोज शुगर के अंदर हमने ऑक्सीजन को निकाल दिया, कौन सी पोजीशन से निकाल दिया, तो वो सेकंड पोजीशन से हमने निकाल दिया। डिफरेंस जो होता है दोनों शुगर के अंदर वो यही होता है कि राइबोज शुगर के अंदर सेकंड पोजीशन पे हमें OH ग्रुप देखने को मिलता है और डीऑक्सीराइबोज शुगर के अंदर हमें OH ग्रुप देखने को नहीं मिलता है। अब मुझे एक बात बताना, क्या सेकंड पोजीशन पे क्या OH ग्रुप है, बिल्कुल है, मतलब ऑक्सीजन है। तो क्या ऑक्सीजन पे क्या हमें 2 लोन पेयर देखने को मिलेंगे, बिल्कुल देखने को मिलेंगे। और जब ऑक्सीजन पे हमें 2 लोन पेयर देखने को मिलेंगे तो क्या ये रिएक्शन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जब ये 2 लोन पेयर रिएक्शन करेंगे तो इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब भी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है तो उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब ये कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हमें देखने को मिलता है सेकंड पोजीशन के कार्बन के ऊपर, जिसके कारण उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वो रिएक्शन क्या करेगा, जल्दी जल्दी करेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। अगर उसकी रिएक्शन ज्यादा करेगा तो उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी कारण हम बोल देते हैं कि जो आरएनए होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, स्टेबल ज्यादा नहीं होता है। बट अगर हम बात करते हैं किसकी, डीऑक्सीराइबोज की, तो डीऑक्सीराइबोज के अंदर सेकंड पोजीशन पे कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। और जब कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या लोन पेयर होंगे, नहीं होंगे। जब लोन पेयर ही नहीं होंगे तो क्या वो रिएक्शन करेंगे, नहीं करेंगे। तो उनकी रिएक्टिविटी क्या कम हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। जब रिएक्शन ही नहीं होगी, रिएक्टिविटी ही नहीं करेंगे तो क्या उनकी हमें स्टेबिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, बिल्कुल। तो सेकंड कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी,
डिक्रीज हो जाएगी और इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो हमने दो टाइप्स की शुगर पढ़ी, राइबोज शुगर एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर, और डिफरेंस भी पता चला कि सेकंड पोजीशन के ऊपर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। तो याद रखना डीऑक्सीराइबोज शुगर हमें डीएनए के अंदर देखने को मिलते हैं और राइबोज शुगर हमें आरएनए के अंदर देखने को मिलती है। तो बताइए कौन सी वाली जो शुगर है वो ज्यादा स्टेबल होती है, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, फॉस्फेट ग्रुप की। फॉस्फेट ग्रुप क्या है, मतलब ये कि अब हमने न्यूक्लियोटाइड्स के तीनों कंपोनेंट्स को पढ़ लिया है। क्या बीच में पेंटोज शुगर है, क्या इधर नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस है, पेंटोज शुगर है और उसी से अटैच्ड है क्या, फॉस्फेट ग्रुप। क्या तीनों कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए, क्या अब हम इन तीनों कंपोनेंट्स को आपस के अंदर जोड़ दें, इन तीनों कंपोनेंट्स को आपस के अंदर अटैच कर दें, तो क्या न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा, बिल्कुल। तो बात आती है किसकी, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब हम क्या करेंगे कि ये है पेंटोज शुगर, इस पेंटोज शुगर को जोड़ेंगे किसके साथ, नाइट्रोजन बेस के साथ, और इस पेंटोज शुगर को हम जोड़ेंगे किसके साथ, फॉस्फेट ग्रुप के साथ। तो ये हमने ली क्या, शुगर, और इसी शुगर के साथ को हम जोड़ेंगे किसके साथ, नाइट्रोजन बेस के साथ। अब नाइट्रोजन बेस प्यूरिन भी हो सकता है और पायरिमिडाइन भी हो सकता है। प्यूरिन में क्या क्या हो सकता है, एडिनाइन एंड गुआनिन। अगर हम बात करते हैं पायरिमिडाइन की, तो पायरिमिडाइन के अंदर भी हो सकता है क्या, साइटोसिन, यूरासिल, और क्या हो सकता है, थायमिन हो सकता है। क्या फर्स्ट पोजीशन पे क्या यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, बिल्कुल होता है। मतलब ये कि अब पेंटोज शुगर किसके साथ बॉन्ड बनाएगी, नाइट्रोजन बेस के साथ बॉन्ड बनाएगी। तो फर्स्ट पोजीशन पे लगा OH ग्रुप और यहां से आएगा क्या, हाइड्रोजन, और जब यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। जब पेंटोज शुगर के फर्स्ट पोजीशन के कार्बन के ऊपर जो OH ग्रुप लगा होता है उसके साथ बॉन्ड बनता है क्या, हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड का, और उसी बॉन्ड को हम बोल देते हैं क्या, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब मुझे एक बात बताना, मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन बेस के अंदर कि जो नाइट्रोजन बेस होता है वो पेंटोज शुगर के साथ क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, बिल्कुल करता है। अगर पायरिमिडाइन आएगा तो क्या फर्स्ट पोजीशन पे लगा नाइट्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर प्यूरिन नाइट्रोजन बेस आएगा तो 9th पोजीशन पे लगा नाइट्रोजन क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, बिल्कुल करेगा। मतलब यहाँ पे एक तरफ तो क्या प्रेजेंट है, कार्बन, और दूसरी तरफ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन। जब यहाँ पे कार्बन के अंदर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता तो उसे हम क्या बोलते, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते। तो क्या यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी कारण हमने ग्लाइकोसाइडिक के पहले क्या लगाया है, नाइट्रोजन N लगाया है। मतलब ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में हो रहा है, इसी कारण हमने इसको क्या बोला, N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोला। अब इस बॉन्ड की डायरेक्शन के बारे में हम बात करते हैं, लिंकेज के बारे में बात करते हैं। क्या ये फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन लगा है, बिल्कुल लगा है। अगर प्यूरिन आता है तो प्यूरिन पे लगा 9th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन होगा क्या वो इन्वॉल्व होगा इसके अंदर, बिल्कुल होगा। तो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, 1,9 डायरेक्शन होगी। अगर हम बात करते हैं किसकी, पायरिमिडाइन की, तो पायरिमिडाइन के अंदर क्या फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन जो लगा हुआ है क्या वो इन्वॉल्व होगा इसके अंदर, बिल्कुल होगा। तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, 1,1 प्राइम, या फिर हम बोल देते हैं 1,1 डैश।
तो याद रखना है ऐसी चीज कि प्यूरिन आएंगे तो नाइट वाला नाइट्रोजन आएगा बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए, और पायरेमिथाइन आता है तो वहां पे आएगा क्या, फर्स्ट पोजीशन पे लगा नाइट्रोजन। तो डायरेक्शन क्या क्या बनेगी, प्यूरिन के अंदर 1,9 बनेगी, और पायरेमिथाइन के अंदर जो डायरेक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, 1,1 प्राइम, या फिर हम बोल देते हैं इसे क्या, 1,1 टेक्स। तो मुझे एक बात बताना, क्या पेंटोज शुगर थे, क्या इस पेंटोज शुगर को हमने क्या नाइट्रोजन बेस के साथ जोड़ दिया, बिल्कुल जोड़ दिया। उस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो क्या यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, बिल्कुल होगा, और उसी बॉन्ड को हम बोल देते हैं क्या, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब इसी पेंटोज शुगर के साथ अटैच होगा क्या, फॉस्फेट ग्रुप। क्या फॉस्फेट है, क्या फॉस्फोरस के साथ में क्या OH ग्रुप लगा हुआ है, बिल्कुल। क्या फिफ्थ पोजीशन के कार्बन के साथ भी OH ग्रुप लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। जब यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे भी एक वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और उसी बॉन्ड को हम बोलते हैं क्या, एस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड। मुझे एक बात बता, क्या इधर भी कार्बन होता और इधर भी कार्बन होता, और कार्बन कार्बन के बीच के अंदर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता, तो हम इसे क्या बोलते, एस्टर बॉन्ड बोलते। पर यहाँ पे क्या है, कार्बन, दूसरी तरफ क्या है, फॉस्फेट, और कार्बन और फॉस्फेट के बीच में यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं क्या, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो मुझे बताना, पेंटोज शुगर से क्या फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया, क्या पेंटोज शुगर से क्या फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया, क्या यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और उसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोलते हैं, और यहीं से एक वाटर मॉलिक्यूल भी क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो अब हमने न्यूक्लियोटाइड के क्या तीनों कंपोनेंट्स को जोड़ दिया है, बिल्कुल जोड़ दिया है। बीच में आया पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, और क्या आया, फॉस्फेट ग्रुप। इन तीनों कंपोनेंट्स को हम आपस के अंदर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं, और फॉर्मेशन होता है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। बट एक चीज याद रखना कि जब भी न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा तो क्या वहां से दो वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। एक वाटर मॉलिक्यूल तब निकलेगा जब यहाँ पे एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल्स तब निकलेगा जब यहाँ पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। वही चीज लिखी है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड। जब हम एक न्यूक्लियोटाइड का यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, टू वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो अब हमने एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कर लिया, क्या उसके नीचे क्या दूसरी न्यूक्लियोटाइड भी थी, क्या उसके नीचे तीसरी न्यूक्लियोटाइड भी थी, क्या बहुत लंबी लंबी चेन्स थी न्यूक्लियोटाइड की, बिल्कुल। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड से कैसे बॉन्ड बनाती है, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस के अंदर कैसे जुड़ती है।